अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ गुरबते जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 23। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, नावल में आपको कितना मज़ा आ रहा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इस नावल को हम आगे शुरू करते हैं। जैसा हमने उस फाइल्स को अच्छे से देखा जिसमें एक एक डिटेल वाज़ेह थी। हानम ने पूरे मुल्क के यतीम बच्चे के खर्चे खुद उठाए हुए थे। कर्नल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जज साहब ने कर्नल अंकल की जानिब देखा जो बारान और ज़ियाम की तरह उसकी सच्चाई सुनकर शल ही हो गए। हानम की चोरियों के पीछे बुरा मकसद नहीं था, ये बात उन्हें हैरान कर गई। उसने पहले क्यों नहीं बताया उन्हें, वो अपनी सफाई में कुछ क्यों नहीं बोली। माय ऑनर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, यकीनन ये बात सच होगी, मगर मैं लाइल्म था इस सच्चाई से। कर्नल अंकल सपाट लहजे में बोले और एक शकवी नज़र हानम पर डाल गए कि उसने क्यों नहीं बताया उन्हें, जबकि हानम माज़ तलब नज़र से उन्हें देखने लगी। पाशा साहब, उनका सबूत सच है, इनका सबूत सच है, मगर इनका तरीका गलत था। हम इस एक सबूत पर इनकी हकीकत को नहीं झुटला सकते। मिस हानम ने बहुत सी चोरियां की हैं, चाहे वो किसी भी वजह से की हो, मगर सच तो ये है कि ये एक चोर है। जज साहब आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे गोया हुए। पाशा साहब के बताने पर जो उम्मीद उन सबको मिली थी, जज साहब ने अपने लफ्ज़ों से उनकी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। माय ऑनर, मेरी क्लाइंट ने जो कुछ भी चोरी किया वो किसी अच्छे मकसद के लिए चोरी किया। उन्होंने 1 रुपया भी अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया, सारा पैसा डोनेशन में दिया। फिर उनको गलत क्यों ठहराया जाए, जबकि उनकी नीयत ही गलत नहीं थी। पाशा साहब उसके हक़ में बोलकर खामोश हो गए। पाशा साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मगर हमारी आवाम इंसाफ चाहती है और हमारा काम ही इंसाफ दिलवाना है। हम किसी को भी बगैर सज़ा के छोड़ नहीं सकते। आपकी क्लाइंट का मकसद बुरा नहीं था, मगर उनका तरीका गलत था। जिस बुनियाद पर मैं अदालत को हनम पाशा को 10 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। जज साहब के अल्फाज उन सब पर बमबारी ही कर गए। हानम सही ही कहती थी, ये लोग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चाहे उनका मकसद अच्छा था, मगर फिर ये कानून उसे सज़ा देगा। जज का फैसला सुनकर पूरे कमरे में एकदम चीख पुकार होने लगा। नूरी और तालिया जो खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जज साहब के फैसले ने उनके जब्त का पैमाना ही लबरेज कर दिया। दोनों एक साथ चिल्लाई थी और ज़ियाम और बारान उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। पाशा साहब को जज साहब का इतनी उजलत में फ़ैसला करना पसंद ना आया, इसलिए वो जल्दी से बोल पड़े। जज साहब, इस केस में मेरी क्लाइंट बेकसूर है, फिर सज़ा उन्हें क्यों सुनाई जाए, जबकि इस चीज़ को मुसलसल नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा था कि वो एक अच्छे काम के लिए चोरी करती थी। पाशा साहब का लहजा थोड़ा सख्त हुआ, जबकि अब मुमानी जान, आर्यान की मामा और मामू जान भी अंदर आ चुके थे। पाशा साहब, आप शायद जानते हैं, आपकी क्लाइंट कुछ वक्त पहले हार्ट स्मगलर भी रह चुकी है। हानम पाशा लोगों को बेदर्दी से मारकर उनका दिल सीने से निकाल लिया करती थी और उस दिल को फिर बैंकॉक सप्लाई करके एक भारी कीमत वसूल करती। कर्नल अंकल ने जो फाइल उन्हें दी थी उसमें हानम की सारी डिटेल्स मौजूद थी। वैसे भी सभी जानते थे हानम चोर के साथ एक हार्ट स्मगलर भी थी। पाशा साहब इस बारे में जानते तो थे, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था जो वो पेश करते। मैं ऑनर, मैं आपकी बात से मुत्तफिक करता हूँ, मगर हानम पाशा उन लोगों का कत्ल करती थी जो बुरे लोग थे, इस मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे थे, जो स्मगलर का काम करते थे। और मेरी क्लाइंट उनका दिल इसीलिए निकालती थी ताकि उनके हार्ट को बैंकॉक के हस्पताल में डिलीवर कर सके। फिर उस हार्ट पर जो मुआवजा बनता था वो उसे बैंकॉक में मौजूद यतीम बच्चों पर सर्व करती। मेरी क्लाइंट का कोई भी मकसद गलत नहीं था। पाशा साहब ने तफसील से बताया तो वहाँ खड़े सभी हैरान हुए। आपकी बात अपनी जगह, मगर अदालत को सबूत होता है, यकीन करने के लिए नहीं। यकीन करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? अपनी ऐनक को उतारते जज साहब अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाते तफ्तीश से उन्हें देखने लगे तो पाशा साहब एकदम परेशान हुए, क्योंकि उनके पास तो बैंकॉक का कोई रिकॉर्ड नहीं था जिसके ज़रिए पता चल सकता वो अस्पताल में हार्ट सेल करती थी और उन पैसों को वहाँ के यतीम बच्चों में डोनेट करती। बैंकॉक में भी उसने अपनी शनाख्त को मख्फी रखा हुआ था, बस चंद ऊंचे ओहदे के लोग ही थे जो उसे जानते थे, वरना बाकी सब उसे डेविल क्वीन के नाम से ही जानते थे।
ایک نظر حانم کی جانب دیکھتے پاشا صاحب نے اپنی پیشانی کو مسلا جب ایک دم دھڑلے سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سب نے ایک ساتھ دروازے کی سمت دیکھا جہاں آنے والے کو صرف حانم اور کرنل انکل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کی دوستوں کو بھی ایم جے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ جیری کو عین وقت پر یہاں پر دیکھ کر حانم کی پھیکی مسکراہٹ گہری ہوتی پھیلی جب وہ مخصوص چال چلتا ہوا حانم کے پاس آیا۔ جیری جانتا تھا حانم کورٹ آفس میں ہے، اس نے نیوز دیکھ لی تھی مگر حانم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے حانم کو کالز بھی کی مگر اس کا موبائل سوئچ آف جا رہا تھا، اس لیے آدھے ہی گھنٹے میں جیری نے ساری انفارمیشن بینکاک سے اکٹھی کرتے اس کی ایک فائل تیار کروائی۔ وہ جانتا تھا اس بارے میں سوال ضرور ہوگا، اس لیے پہلے سے ہی فائل تیار کرواتے وہ عین وقت پر آ کر بازی لے گیا۔ حانم تم نے مجھے بھی بتانا ضروری نہ سمجھا؟ جیری نے آتے ہی شکوہ کیا تو حانم شرمندہ ہوئی۔ میں نے تمہیں اتنی کالز کی مگر تم نے ایک بھی ریسیو نہ کی اور تمہارا موبائل بھی سوئچ آف جا رہا تھا۔ سارا معاملہ جیری کو سمجھ آ گیا تھا مگر آریان کے سیکریٹ ایجنٹ ہونے کا راز ابھی تک راز ہی تھا۔ جیری موبائل میرے پاس نہیں تھا، میں کیسے بتاتی تمہیں؟ حانم کا لہجہ ویسا ہی تھا، پھیکا سا۔ دل آریان کو ابھی بھی یاد کر رہا تھا، دل اس کی بے وفائی پر بھی اس سے بدگمان نہ ہو سکا۔ سچی محبت تھی کیسے بے وفائی پر ختم ہو جاتی؟ جبکہ حانم جانتی تھی آریان نے اس کا موبائل چپکے سے لے لیا تھا، اس نے محسوس کیا تھا مگر آریان کو پتہ نہ لگنے دیا۔ حانم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے جیری ہاتھ میں فائل پکڑے جج صاحب کے پاس آیا۔ آپ ثبوت چاہتے ہیں نا، یہ لے ثبوت، اس میں ایک ایک ڈیٹیل واضح ہے۔ حانم نے کب کب ہاتھ ٹرانسفر کروایا، کتنی قیمت وصول کی اور ان پیسوں کا استعمال کہاں کیا، سب کچھ اس فائل میں درج ہے۔ جیری صفائی سے بولا تو جج صاحب نے اسے دیکھا جو یہاں کا نہیں لگ رہا تھا، اس کے نقوش میں فرق تھا، وہ شاید بینکاک سے ہی تھا۔ فائل کو پکڑتے ہی جج صاحب نے ایک بار سارا ریکارڈ پڑھا۔ وہ جو بول رہے تھے وہ سب سچ تھا، حانم بری نہیں تھی، بس اس کا طریقہ غلط تھا۔ مس حانم، آپ نے جن بچوں کی ذمہ داری لے رکھی تھی آج سے ان کی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی۔ ہم نہیں جانتے آپ حکومت سے مدد لینے کی بجائے چور کیوں بن گئی، مگر آپ کی نیت غلط نہیں تھی، آپ کا طریقہ غلط تھا۔ آپ کو چور نہیں بننا چاہیے تھا بلکہ ایک بار حکومت سے اس بارے میں بات کر کے دیکھنی چاہیے تھی۔ جج صاحب نے بولنے کے دوران ایک نظر اپنے سیدھے ہاتھ میں موجود گھڑی پر ڈالی جہاں عدالت کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ ہی رہ گئے تھے، جس کی بنیاد پر آپ بھی تھوڑی سی سزا کی حقدار ہیں۔ عدالت کی طرف سے آپ کو بھی سزا ملے گی، اگر کسی کو مزید کچھ بولنا ہے تو بول لے ورنہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے۔ جج صاحب نے کرنل انکل اور پاشا صاحب کی جانب دیکھا۔ کرنل انکل تو منجمد ہی کھڑے تھے، خام خواہ انہوں نے حانم کو غلط سمجھ لیا مگر انہیں تو اس سے زیادہ آریان کی فکر ہونے لگی جس نے کرنل انکل اور ملک سے وفاداری کی وجہ سے اپنی محبت سے کنارہ کر لیا۔ کرنل انکل کے ایک دفعہ کہنے پر سمجھانے پر وہ اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہو گیا، جبکہ وہ یہ بھی جانتے تھے آریان کو محبت نہیں عشق ہو گیا ہے، عشق اور عشق مرتے دم تک نہیں ختم ہوتا۔ انہیں اس پل آریان کی بے تحاشا فکر ہوئی، انہوں نے اسے کالز بھی کرنی چاہی مگر اس نے اٹھائی ہی نہ، شاید وہ ناراض ہو گیا تھا، وہ خود سے اپنے دل سے روٹھ بیٹھا تھا جس نے حانم کو کھو دیا، جس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ جبکہ جج صاحب کے دیکھنے پر کرنل انکل نے نفی میں گردن ہلائی جیسے اب مزید کچھ نہ کہنا چاہتے ہوں، جیسے اب ان میں بولنے کی ہمت ہی نہ ہو، وہ کس منہ سے آریان کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے آریان سے اس کی محبت ہی چھین ڈالی اور اسے تڑپتا چھوڑ آئے۔ پاشا صاحب کو اعتراض تھا وہ کیوں حانم کو تھوڑی سی بھی سزا دے، پاشا صاحب کے ہوتے ہوئے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جج صاحب، آپ کو نہیں لگتا حانم کو آزاد کر دیا جائے، انہیں کوئی سزا نہ دی جائے؟ پاشا صاحب کا لہجہ کاٹنے والا تھا، کیونکہ ان کی بہو کو سزا ملے یہ انہیں منظور نہیں تھا۔ پاشا صاحب، بہتر ہوگا آپ پہلے سزا سن لیں پھر کوئی اعتراض کریں۔ جج صاحب کا لہجہ معذرت والا تھا جب انہوں نے ایک لمبا سانس کھینچتے بولنا شروع کیا، آرڈر آرڈر آرڈر۔ جج صاحب نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تو سب ہی انہیں دیکھتے ان کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین ہوئے۔ عدالت تمام صورتحال اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے پر پہنچی ہے، یہ کرائم لیڈی مطلب حانم پاشا کو 2 سال قید کی سزا سناتی ہے تاکہ عدالت کا یہ ایک فیصلہ ان کی آنے والی زندگی میں دوبارہ غلطی کا جواز ہی پیدا نہ کرے۔ جج صاحب نے اپنی بات مکمل کی جبکہ ہر کسی نے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ عدالت کا سنایا کٹل فیصلہ سب نے بآسانی سنا اور میڈیا کے ذریعے ہر طرف بھی پھیل گیا۔ جبکہ ان کے فیصلہ سنانے کی دیر تھی، ہزاروں کی تعداد میں بچے کورٹ آفس میں جمع ہونے لگے۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں حانم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا اور اس وقت ایسی حالت میں وہ حانم کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ ان سبھی بچوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حانم کو 1-2 کی بھی سزا نہیں
एक दो की भी सज़ा नहीं उन्हें मंजूर नहीं थी। उन बच्चों की गार्डियन जो हानम ने ही हायर की थी, वो बच्चों समेत खुद भी हानम की रिहाई के लिए रोने लगी। बच्चों के नारे लगने शुरू हो चुके थे। हर किसी की ज़बान पर बस एक ही बात थी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी हानम चाहिए, हमें उसकी रिहाई चाहिए। तमाम बच्चे एक साथ हम आवाज़ में ये नारे लगाने लगे तो उनकी आवाज़ कमरे के अंदर तक जाने लगी। बच्चों का ये जज्बा देखकर हानम को अपने दिल में कुछ होता महसूस हुआ। हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे थे जो उसे चाहते थे और वो यूं ही नाउम्मीद होकर अपनी मौत के मंजर देख रही थी। वो इतना तो ज़रूर जानती थी कि उसे सज़ा तो मिलेगी ही, मगर ये बच्चे उसकी इतनी सी सज़ा के लिए भी लड़ेंगे, उसे देखकर हानम की आंखें नम होने लगी। कोर्ट हॉल का दरवाज़ा खुल चुका था। कुछ बच्चे अब कोर्ट हॉल में नारे लगाते हुए जज के सामने जाने लगे और कुछ बच्चे हानम की जानिब दौड़े और जाते ही उसके साथ लिपट गए। उनके साथ ही बेशुमार मीडिया वाले भी अंदर दाखिल हुए। वो बच्चे पहले तो नहीं जानते थे कि उनकी हानम यतीम खाने हर हफ्ते क्यों आती है और उनकी इतनी अच्छी देखभाल क्यों होती है। उनकी तालीम भी पूरी होती है और उनकी हर ज़रूरत भी पूरी होती है। मगर इन सब बातों की सच्चाई तो उन्हें अब पता चली थी। इन यतीम बच्चों की ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरियात उनकी हानम पूरी करती थी और इन बच्चों के लिए इतना कुछ करती थी। उनके लिए वो इतनी बुरी बनने पर तैयार हो गई और उनकी ही वजह से उसे सज़ा मिल रही थी। ये उन बच्चों को कहाँ मंजूर था। उनकी हानम ने उनके लिए इतना कुछ किया, आज वो अपनी हानम के लिए कुछ करना चाहते थे। वो लोग उसे कैद नहीं होने दे सकते थे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तमाम बच्चे बस एक ही चीज़ की रट लगाए हुए थे। जब कुछ एजेंट ने उन्हें खामोश करवाकर एक एक करके बोलने को कहा, मगर कोर्ट के अंदर का सारा मंजर मीडिया ने अपने अपने कैमरों में कैप्चर किया। मीडिया कैमरा घुमा रही थी। जब उन्होंने कैमरे का रुख हानम की फैमिली की जानिब किया, उसकी फैमिली के चेहरे लाइव टीवी पर चलने लगे और इस एक वक्त में जो बर्बादी शुरू होनी थी वो हो चुकी थी। किसी ने बहुत दूर बैठे मामू जान और हमारी जान को टीवी से ही अपने कैमरे में उतारा। हानम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हानम ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, सज़ा देनी है तो हमें दे, हम हानम को सज़ा नहीं होने देंगे। एक 15 साल का बच्चा बोला जो हानम का फेवरेट भी था, अगर हानम को सज़ा हुई तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे, हमें हमारी हानम वापस चाहिए। दूसरा बच्चा बोला, हानम को आज़ाद करें, अपना फैसला वापस ले, वरना अगर हानम को सज़ा हुई तो हम खुदकुशी कर लेंगे। इनमें से एक जज्बाती बच्चा बोला जो हानम के लिए रो रो कर हलकान भी हो रहा था। कुछ खास बच्चे ऐसे थे जिन्हें हानम ने बचपन से ही प्यार दिया था। माय लॉर्ड, आप खुद देख लें इन बच्चों की हालत। ये हानम को 2 साल कैद होते हुए कैसे देख सकते हैं, ये हानम के बगैर कैसे रहेंगे। ये बच्चे मेरी क्लाइंट के गवाह हैं। अगर ये बच्चे ना होते तो मेरी क्लाइंट चोरियां क्यों करती। मेरी क्लाइंट का इसमें कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उन्हें आज़ाद किया जाए। पाशा साहब ने एक नज़र हानम की जानिब देखा जो कटहरे में ही नीचे बैठी उन बच्चों के साथ खुद भी रोने लगी। हमारी हानम को आज़ाद करें, एक बार फिर से नारे लगने लगे। जज साहब, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता हानम बेगुनाह है तो मैं कभी उनके खिलाफ केस न करता। ये बच्चे हानम से बहुत लगाव रखते हैं। मैं चाहता हूँ आप हानम को आज़ादी का फैसला सुनाएं। कर्नल अंकल हानम की आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे वो जल्द से जल्द आज़ाद होकर आर्यन के पास जाए। आखिर एक वही है जो अब उसे इस हालत में संभाल लेगी, वरना जितना आर्यन पाशा टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की उन्हें कोई उम्मीद न नज़र आई। जबकि जज साहब तो कुछ परेशान हुए। फिर अपने साथ बैठे कुछ लोगों से उन्होंने मशवरा किया, क्योंकि अब सवाल उन बच्चों का भी था जो सोच समझ कर फैसला करना चाहते थे, वरना उन बच्चों ने खुदकुशी करने की धमकी दी थी। वो अगर बोल सकते हैं तो मतलब कर भी सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट मजीद मशवरा करने के बाद जज साहब हतमी फैसले पर आए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत बहुत सोचने के बाद इस फैसले पर पहुंची है कि हानम पाशा को कोई सज़ा न दी जाए, उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। अदालत हानम पाशा के हक में फैसला सुनाती है। आज से इन सब यतीम बच्चों का खर्चा हुकूमत उठाएगी, उनकी हर ज़रूरत को हुकूमत पूरा करेगी। अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो सब एक साथ खुशी से झूम उठे। सबके चेहरे पर चहकती चमक आई। जज साहब फैसला सुनाते ही अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए और वहां से रास्ता बनाते बाहर की जानिब बढ़ गए। तो हानम की पूरी फैमिली उसकी जानिब बढ़ी। नूर और तालिया ने तो जाते ही उसे गले लगा लिया। समंदर के किनारे तेज से ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम खुशगवार था। धूप ना होने के बराबर थी। गीली रेत पर बैठा आर्यन पाशा मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था। एक डब्बी वो खत्म कर चुका था, दूसरी भी खत्म होने के करीब थी। उसके आस पास सिर्फ धुआं ही धुआं था। वो इस धुएं की तरह खुद को भी मरूब करना चाहता था। वो चाहता था ये धुंधलापन उसके जहन में रच जाए।
वो उसकी सोचें धुंधली हो जाए और उसे हारम का चेहरा बार बार नजर न आए। इस 1 घंटे में न जाने कितने ही गजबनाक आंसू उसकी आंखों से टपकते उसकी बेड़ में जज्ब हो गए। वो इतने खामोश आंसू बहा चुका था, मगर उसका गम अभी तक हल्का ना हुआ। वतन और मोहब्बत में से एक चीज़ को चुनकर आर्यन पाशा ने अपने दिल को धड़काना बंद कर दिया। उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर भी महसूस किया, मगर उसकी धड़कन बहुत ही स्लो हो गई, जैसे ना चलने के बराबर। आर्यन का दिल चाहा वो खुद को ख़त्म कर ले। हानम के बगैर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसके जहन में फिर से हानम की जुदाई का सारा मंजर चलने लगा। इस लम्हे आर्यन पाशा की सांसें बंद क्यों नहीं हुई। आर्यन पाशा मरा क्यों नहीं। वो तो सोचता था अगर हानम जुदा हुई तो आर्यन पाशा की सांसें ख़त्म हो जाएगी। फिर अभी तक उसकी सांसें क्यों चल रही थी, क्यों वो अभी तक जी रहा था। हानम से बेवफाई के बाद उसे जीने का तो कोई हक नहीं था। बेवफाई की है मैंने, मोहब्बत में बेवफाई की है। आर्यन पाशा ने हानम की मोहब्बत में किसी एक चीज़ को चुनने की सूरत में मैंने अपने दिल को खो दिया। शायद इसी वजह से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। आर्यन ने महसूस किया था वो जैसे ही हानम के गले लगकर अलग हुआ था, तब से ही उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ये दिल उसका था सो वो साथ ले गई, मगर ये सांसें काश ये भी साथ ले जाती। आर्यन बस सोच कर ही रह गया जब अचानक से उसकी सोच घूमती हुई उसकी लेटर की सिमत गई। उसने अभी तक उस लेटर को नहीं पढ़ा था। सिगरेट का एक लंबा कश खींचते धुएं को फिजा में उड़ाते आर्यन ने जलते सिगरेट को दूर उछाला। फिर सोच आते ही आर्यन ने जल्दी से उस लेटर को अपनी पिछली जेब से निकाला और पढ़ना शुरू किया। वो जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ता गया उसकी आंखें हैरानगी के पास फैलती गई। ये हैरानगी इस कदर थी कि बेयकीनी की वजह से उसका थोड़ा सा मुंह खुल गया। वो लेटर पढ़ता गया और उसकी हैरानगी में इजाफा होता गया। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। आखिरी लाइन को पढ़ते आर्यन की आंखों से पानी एकदम से बह गया। आर्यन पाशा की मोहब्बत की कैदी हानम पाशा। आर्यन ने 3 दफ़ा गायब दिमागी से ये लाइन पढ़ी, मगर उसकी सोच तो बस हानम के पीछे पीछे मकसद पर ही अटक गई। पीछे छुपे मकसद पर ही अटक गए। इसका मतलब हानम बेकसूर है, हानम बुरी नहीं है। वो अच्छे काम के लिए ये सब करती थी, वो दूसरों की मदद करती थी। खुली नज़रों से बस फिर से उस लेटर को देखते आर्यन फौरन ही उठ खड़ा हुआ। हानम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कितना पूछा मैंने उससे, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसका मकसद गलत नहीं था। हानम बुरी नहीं है। ओ मेरे खुदाया, और मैं उसे क्या कुछ नहीं समझ रहा था। मेरी नज़र में वो कसूरवार थी, वो चोर थी। आर्यन ने बेध्यानी में ही अपने कदम पीछे की जानिब लेने शुरू कर दिए। उसका दिमाग बुरी तरह से माऊफ हुआ। इसमें मुझसे उसने मुझसे पूछा, आप मुझ पर यकीन करते हैं? और मैंने अपने एहसास छुपाने के लिए इनकार कर दिया। मैंने ही उस पर भरोसा नहीं किया। फिर वो कैसे और क्या बताती मुझे। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से। अगर मैं उसे हाँ में जवाब देता तो इस वक्त हानम मेरे पास होती। आर्यन पीछे की जानिब कदम लेता ही चला गया। उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। उसके सर में दर्द की लहरें उठने लगी। एक पल में उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। नहीं, मैं हानम को कुछ नहीं होने दूंगा। वो बुरी होगी, वो बुरी नहीं है, वो चोर नहीं है। उसका कोई कसूर नहीं है। मैं हानम को बचाऊंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी है, वो सिर्फ आर्यन पाशा की है, उसे कुछ नहीं होगा। आर्यन दीवाना वार चीखता ही चला गया, जबकि उस पर लर्जा भी तारी हो गया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे हो गई। आर्यन मुड़ता ही अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ा मुड़ता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ा जब उसके जहन में कुछ आया और उसने एक पल के लिए अपनी घड़ी की जानिब देखा जो 12 बजा रही थी। हानम तो 11 के करीब चले गए थे। तो क्या अदालत ने उसे सज़ा सुना दी? कहीं अदालत ने उसे फांसी तो नहीं दे दी? आर्यन की सोच बुरी तरह यहाँ अटकी। नहीं नहीं, हानम को कुछ नहीं हो सकता। अगर हानम को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। हानम बेकसूर है। मुझे बारान को बताना होगा, वरना उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे बारान को कॉल करनी होगी। आर्यन ने जल्दी से बारान को कॉल मिलाई, जबकि उसके हाथ कांपने लगे। हानम के गले लगी वो दोनों रो रो कर हलकान ही हो गई थी जब सयाम और बारान ने उन्हें दिलासा देते हानम से दूर किया। अंकल शर्मिंदा से अभी दूर ही खड़े थे जब पाशा साहब उसके पास आते उसे अपने सीने से लगा गए। मेरी बच्ची, मैंने वादा किया था तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर हानम का आर्यन की ज़िंदगी में आने का मकसद भी पूरा हो गया। वो पाशा साहब को पॉलिटिकल की वजह से जानती थी। उसे पता था अगर वो पकड़ी भी गई तो पाशा साहब के पास इतनी पावर्स है कि वो उसे आज़ाद करवा देंगे। फिर जब वो चोरियाँ छोड़ देगी तो पाशा साहब उसका सारा निज़ाम भी चलाएंगे, और इसलिए वो उनकी जायदाद हथियाना चाहती थी ताकि चोरियाँ छोड़ दे। उनके मिलने के बाद बारी बारी सब ने उसे अपने गले लगाया, जबकि पाशा साहब कुछ परेशान हुए। इतनी न्यूज़ फैली थी तो आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? वो कहाँ था? वो कुछ
वो कुछ नहीं जानते थे। चलो अब बस भी करो, मेरी बच्ची थक चुकी है, अब घर चलो, जिसने मिलना है अब घर जाकर मिले। नूरी और तालिया दोबारा से उसकी जानिब लपकी तो आर्यान की मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हानम की हालत से वो अंदाज़ा लगा सकती थी उसे अभी आराम की ज़रूरत है, जबकि हानम की फैमिली यहाँ थी। इसलिए जेरी नाराज़गी ज़ाहिर करता उसे मिले बगैर ही चला गया। हाँ हाँ चलो अब घर, वैसे भी यहाँ 2 मिनट भी खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं, वरना मीडिया वालों ने आकर दिमाग ख़राब कर देना है, पाशा साहब ने कहा, जबकि वो आर्यान को कॉल करने लगे जो कॉल ही नहीं उठा रहा था। फिर सब एक साथ बाहर की जानिब बढ़ने लगे तो कर्नल अंकल ने हानम को आवाज़ देकर रोका। उन सबको चलने का बोलती वो खुद कर्नल अंकल के पास आई, जबकि बहरान उसकी जानिब बढ़ा और बाकी सब बाहर की जानिब बढ़ गए। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुल्तजी लहजे में बोलते हानम के सामने हाथ जोड़ गए तो हानम ने जल्दी से उनके हाथों पर अपने हाथ रखे। नहीं अंकल, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आप भी तो अनजान थे, फिर माफ़ी कैसी। हानम ने उसी वक्त मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया, नहीं बेटा, गलती मेरी भी है, मुझे तुमसे पहले ही बात करनी चाहिए थी ताकि नौबत यहाँ तक ना आती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस बार उनका लहजा इल्तिजाया हो गया। अंकल मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगे। हानम बेटा, मेरी तरह आर्यान भी अनजान था, उसे भी कुछ नहीं पता था, मेरे ही कहने पर वो ये सब कर रहा था। कर्नल अंकल ने आर्यान की बात का आगाज़ किया। वो उसे बताना चाहते थे कि वो आर्यान से बदगुमान ना हो, जबकि हानम अचानक से उसके जिक्र पर खामोश हो गई। बेटा वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि मैं उसे बयान नहीं कर सकूंगा। अंकल की बात तो अभी पूरी हुई नहीं हुई जब हानम ने उन्हें टोका, नहीं अंकल, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। हानम का लहजा पथरीला हो गया। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता है, बल्कि मैंने उसे रोका हुआ था, मैं चाहता था वो तुमसे मोहब्बत ना करे, फिर बाद में उसे दर्द हो मैं हमेशा उसे एहसास दिलाता रहा था कि वो एक आर्मी है और उसका काम सच का साथ देना है, जबकि सच तो हम जानते ही नहीं थे, हमें लगा तुम गलत हो, इसलिए आर्यान ने मेरी वजह से तुमसे अपनी मोहब्बत को छुपाया और हर पल तड़पता रहा, मगर उसकी ज़बान ने एक शिकवा ना किया। वो मेरी वजह से अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने पर तैयार हो गया। हानम, उसने जो भी किया मेरे कहने पर और मेरी वजह से किया, मगर सच तो ये है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। कर्नल अंकल की आंखें भीगने लगी तो हानम हैरानगी में डूबने लगी। आर्यन उससे मोहब्बत करता था और उसने बताया भी नहीं। हाँ हानम, आर्यन वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तुम उससे नाराज़ मत होना, वो मजबूर था, वो वतन की वफादारी के आगे मजबूर था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, तुम उससे बदगुमान मत होना। बारान उसे समझाने लगा, जबकि सबसे ज़्यादा खुशी तो उसे कोई थी हानम की आज़ादी की, क्योंकि सिर्फ उसने देखी थी आर्यान की हालत। वो जानता था अगर हानम को कुछ हुआ हो जाता तो आर्यन पाशा ख़त्म हो जाता। क्या बारान, आप सच बोल रहे हैं? बेअतबारी से बारान को देखती हुए यकीन करने के लिए बोली, जबकि उसके हवास बेकाबू हो गए। हाँ हानम चलो, अब सब इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ियाम ने बारान को कॉल की तो हानम हैरानगी की कैफियत में कर्नल अंकल से मिलती बहरान के साथ बाहर गाड़ी की जानिब बढ़ गई। एक गाड़ी में ज़ियाम, बारान और वो तीनों बैठ गई, जबकि एक गाड़ी में बाकी सब बैठकर विला की जानिब बढ़ गए। ज़ियाम ड्राइविंग कर रहा था जब बारान के मोबाइल पर आर्यन की कॉल आने लगी। हानम जो मुड में बैठी हुई थी उसने बखूबी आर्यन का नाम पढ़ा। बारान, स्पीकर पर डालो। हानम के कहने पर बहरान ने कॉल उठाते ही स्पीकर पर डाल दी। हेलो बारान, मेरी बात सुन, तू कहाँ पर है? मुझे तुझे कुछ बताना है। हानम बेगुनाह है बारान, वो बेकसूर है, वो मासूम बच्चों के लिए चोरियां करती थी। बारान, हानम को कुछ मत होने देना, वो गलत नहीं है। आर्यन की इस तरह भी भरी आवाज़ उस सब ने सुनी। जब हानम ने बारान के कान में आर्यन को कहने के लिए कुछ कहा तो बारान बोला, मगर आर्यन, फैसला तो हो गया है। क्या मतलब फैसला हो गया? अदालत ने क्या फैसला किया? बारान तो खामोश क्यों है, जल्दी बता मुझे। आर्यन बेचैन हुआ तो फिर से हानम ने बारान के कान में कुछ कहा। आर्यन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मगर हानम को फांसी हो गई। बहरान ने भरपूर एक्टिंग करते हुए अफसोस से कहा, जबकि दूसरी जानिब अचानक से गहरी खामोशी छाई। हानम दोबारा से कुछ बोली तो बहरान ने पूछा, आर्यन सुन, आर्यन तू कहाँ पर है? बहरान बोला, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब ना आया। आर्यन खामोश हो गया, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया, उसका चेहरा संजीदा हो गया, जबकि बहरान हेलो हेलो करता रहा, मगर आर्यन ने कोई जवाब ना दिया। बहरान, कॉल ट्रेस करो, आर्यन की पता करो, कहाँ पर है वो? हानम ने कहा, जबकि वो चाहती थी आर्यन भी थोड़ा सा तड़पे, इसलिए उसने ये सब बोला। तो बहरान उसकी कॉल ट्रेस करते ही गाड़ी को समंदरी इलाके की जानिब बढ़ा गया।
दूसरी जानिब आर्यन पाशा तो अपनी जगह शल ही हो गया। हानम की मौत की खबर ने उससे उसकी सांसें खींच ली। उसका दिल चाहा वो चीख चीख कर रोए, जबकि सकते की हालत में आर्यन बेसाख्ता नीचे की जानिब ही बैठता चला गया। उसके आंसू बेइख्तियार हो गए, सांस गले में ही अटक गया, पूरा गला खुश हो गया। जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। 5 मिनट तो आर्यन शल ही हो गया। नहीं, हानम तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यन का ज़ब्त टूटा और वो ऊपर आसमान की जानिब देखता फलक शगाफ आवाज़ में चीखा। उसकी चीख और पुकार दूर दूर तक गई। आर्यन पर जुनूनी अंदाज तारी होने लगा। हानम कैसे मर सकती है? उसकी हानम मर नहीं सकती। हानम नहीं, हानम तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हानम मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हानम तुम आर्यन को छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यन पागल होने लगा। मिट्टी पर बैठते उसने मिट्टी पर ही जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। जब ज़ियाम की गाड़ी समंदर किनारे आकर रुकी, मैं आज एतराफ़ करता हूँ मुझे इश्क है हानम से। आर्यन ऊंचा ऊंचा रोने लगा और इन सब ने उसके एतराफ़ को बखूबी सुना। मुझे इश्क हो गया है, मुझे हानम से इश्क हो गया है। हानम ने बोला था वो पछताएगा। और फिर आर्यन पाशा पछताने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, एतराफ़ करने लगा, हानम के इश्क में आशिक बन गया हूँ मैं। आर्यन चीख चीख कर उस समंदर को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाने लगा। जबकि हानम गाड़ी से बाहर निकली, आर्यन के मुंह से अपने लिए एतराफ़ इश्क सुनकर हानम के पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ी। आर्यन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा जब उसकी नज़र उस रेत पर पड़ी जिस पर शीशे की बोतल टूटी पड़ी थी और उसके ऊपर वाला हिस्सा इंतहाई नोकीला और तेज था। हानम नहीं रही तो अब मैं जीकर क्या करूँगा? मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहता हूँ। आर्यन बड़बड़ाया और हानम उससे दूर खड़ी थी, इसलिए उसकी आवाज़ ना सुन सकी, मगर उसने बखूबी देखा जब आर्यन ने उस टूटी बोतल के कांच को अपने हाथ में लिया। हानम मैंने बेवफाई की है तुम्हारे साथ, मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। आर्यन का इरादा भांपते हानम उसकी जानिब दौड़ी, मगर आर्यन ने उस कांच को अपनी नब्ज पर रख लिया। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अगले जहां में पाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो हानम, तुम्हारा आर्यन आ रहा है तुम्हारे पास। आर्यन की हालत पागलों वाली ही हो गई। उसने कांच की पकड़ सख्त की। अभी वो कांच को चीरने वाले अंदाज में अपनी कलाई पर फेरता, उसी वक्त हानम उसके करीब आती, एक ही झटके में एहतियात से उस कांच को पीछे करती, पैर मुड़ जाने की सूरत में सीधी उसके ऊपर जा गिरी, जिसकी बदौलत उसके सारे उड़ते हुए बाल आर्यन के चेहरे पर बिखर गए। उसने उसे रोका। आर्यन ने उसका चेहरा ना देखा, जबकि उस अचानक अफ्तादगी पर आर्यन रेत पर गिरा और हानम उसके ऊपर। इस अचानक हमले पर आर्यन ने उसकी शक्ल न देखी, जबकि हानम के बालों की मीठी मीठी खुशबू उसे छिटकने पर मजबूर कर गई। जैसे ही हानम उसे रोकती उस पर गिरी, ठीक उसी वक्त आर्यन पाशा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हानम की जुदाई पर तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, फिर ऐसा क्या हो गया जो उसके दिल ने रफ्तार ही पकड़ ली? हानम के बदन पर उठती पुरस्रार महक वो कैसे नहीं महसूस कर सकता था, मगर उसके सीने पर गिरी हानम ने अभी तक सर न उठाया। वो कौन थी? वो उसे क्यों रोकने आई थी? कहीं वो उसकी हानम तो नहीं थी? ये देखने के लिए आर्यन पाशा ने अगले ही लम्हे अपने धड़कते दिल को काबू में करते एक रफ्तार से अपने चेहरे से उसके बाल पीछे किए। वो हानम के सिल्की बाल अपने चेहरे से पीछे करने लगा, तो इस दौरान हानम ने भी अपना सर उसके सीने से उठाया। मगर इस सारे रद्द अमल के दौरान आर्यन पाशा की नज़र जैसे ही हानम के संजीदा चेहरे पर पड़ी, एकदम से उसके परमुर्दा जिस्म में जान पैदा हुई। आर्या ने टुकुर टुकुर नजर से हानम को देखा। वो देखता ही रह गया। वो जिसका चेहरा देख रहा था वो वाकई हानम थी या फिर उसका वहम? अपनी आंखों देखे मंजर को हकीकत में बदलने के लिए आर्यन पाशा ने हैरान चेहरे से ही नजरों का तसल्लुत उस पर बांधते अपनी आंखों को 2-3 दफा बंद करके खोला, जैसे यकीन करना चाह रहा हो गोया जो वो देख रहा है वो सच है ना। आर्यन ने अपनी आंखों को भी मसला, मगर मंजर ना बदला। उसकी आंखें संजीदा थी, संजीदा चेहरा लिए हानम को देख रही थी। जो वो देख रहा था वो उसका ख्याल नहीं था, सच था, एक गहरा सच। उसके मुताबिक तो हानम को फांसी हो गई, फिर वो यहाँ उसके सामने कैसे? हानम तुम? अपने दिल को यकीन दिलाने के लिए आर्या ने अपना कांपता हाथ उसके चेहरे पर रखा, तो उसी वक्त उसके पूरे जिस्म में सुकून उतरा। आर्यन की आवाज़ लड़खड़ाई, इसका सकता टूटा, उसकी हैरान आंखों में नमी छाई। तो हानम ने हल्का सा मुस्कुराकर अपने सर को खम किया ताकि उसे यकीन तो आए, और फिर हानम ने अपने गिले शिकवे शुरू करे। हानम के बस हल्का सा सर को खम करने की देर थी। आर्यन उसकी यकीन दहानी पर एकदम से बेकाबू हुआ। हानम जिंदा थी, उसे फांसी नहीं हुई थी। ये देखते आर्यन के चेहरे पर अब हैरानगी की जगह ढेर सारी खुशी जाहिर हुई। उसकी ज़बान पर पहला लफ्ज़ ही शुक्र अल्लाह का आया। फिर अगले ही पल वो अंधाधुन हानम को मजबूती से खुद में दबोच गया। तो उसी वक्त उसकी आंखें
आँखों में मौजूद पानी मौका मिलते ही बह गया। "हानम तुम ज़िंदा हो, मेरी हानम ज़िंदा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ।" बारान झूठ बोल रहा था। आर्यन ने खुशी के इज़हार के तौर पर हानम पर अपनी गिरफ्त तेज़ की, जबकि उसकी पकड़ पर हानम का साँस ही रुक गया। वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर आर्यन ने उसे मज़ीद दबोचा। "हानम तुम्हें पता है, मैं कितना डर गया था, सोचा था तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूँगा, अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर लूँ। अगर मेरे दिल में ज़रा भी मोहब्बत हुई तो अपने दिल को ही बाहर निकाल फेंकूँगा। मगर हानम मैं भूल गया था, आर्यन पाशा तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इश्क करता है और इश्क पर किसी का ज़ोर नहीं।" हानम से अच्छी तरह लिपटते लिपटते आप आर्यन ने अपने जज्बात का इजहार किया। "आर्यन छोड़े मुझे।" जवाबन के तौर पर हानम फ़कत इतना बोली। उसे ऐसे लगा अगर आर्यन 2 मिनट भी उससे लिपका रहा लिपटा रहा ना तो हानम का सांस बंद हो जाएगा, लेकिन आर्यन ने उसकी कहाँ सुनी थी। वो तो अब सच्चाई जानने के बाद खुलकर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता था। जिस चीज़ ने उसे दिल को रोक रखा जिस चीज़ ने उसके दिल को रोक रखा था वो तो अब नहीं थी। हानम बेकसूर थी, फिर डर कैसा? "हानम, आर्यन पाशा को इश्क हो गया है तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, और अब जब तुम आई हो तो देखो दोबारा से धड़कने लग पड़ा।" हानम की कमर से अपने बाजू दूर करते आर्यन ने उसे अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करते ही उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रख लिया। हानम ने महसूस किया वाकई उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। आर्यन पाशा के मुंह से इतराफ़ मोहब्बत सुनकर उसे खुशी तो बहुत हुई, मगर दूसरी तरफ नाराज़गी भी थी। आर्यन के इनकार पर शिकवा था, उसका भरोसा न करने पर शिकवा था, उसका 3 महीनों में उसे तड़पाने का शिकवा था। क्या कुछ नहीं था जिसका अज़ाला भी आर्यन पाशा ने करना था? अभी हानम उसके धड़कते दिल को महसूस ही कर रही थी जब आर्यन पाशा ने झपाक से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी कुशादा पेशानी पर अपने भीगे और दहकते हुए लब रख दिए, जिसको महसूस करते हानम एक ट्रांस सी कैफियत में उससे दूर होती, उसके ऊपर से उठती, पीछे को हुई। जबकि हानम के इस कदर गैर शनासाई रद्द अमल की आर्यन पाशा को खासा समझ न आई। उसी वक्त उठकर उसके पास बैठते आर्यन ने अपने सर को हिलाते हानम की जानिब देखा। "बस करो तुम लोग, क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इन्हें देख रहे हो? थोड़ी शर्म कर लो।" गाड़ी में बैठे ही बारान ने उन तीनों को तंबीह करते डपटते हुए कहा तो ज़ियाम ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा तो नूरे और तालिया शर्मिंदा होती नज़रें झुका गई। "मेरे ख्याल से बस देख हम ही रहे हैं, तू तो अंधा है ना?" ज़ियाम ने तीखी नज़रों से उसे देखते नजर तंज किया तो बारान ने कहा लगाया, "देखना तो ठीक है, मगर तुम लोग ऐसे देख रहे हो जैसे सामने रोमांटिक फिल्म का सीन चल रहा हो।" बारान के कहते ही ज़ियाम ने उसके कंधे पर चपत रसीद की। "अच्छा तुम सब मेरी बात सुनो, मेरे पास ज़बरदस्त प्लान है।" बारान ने उन तीनों की तवज्जो खींची तो वो तीनों अब सामने देखने की बजाय उसे देखने लगे। तो बारान ने सारा प्लान उन्हें समझाया। "समझ आ गई है ना? अब जाओ तुम लोग, मैं आर्यन और हानम के साथ आता हूँ, मगर जो भी करना है जल्दी करना।" बारान ने ज़ियाम को अच्छे से समझा दिया था कि क्या करना है वो, और ख़ुद गाड़ी से बाहर निकल गया तो ज़ियाम शाह नूरे और तालिया को साथ लिए गाड़ी को रिवर्स करता जन से भगा ले गया। "अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं मुझसे तो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया?" वाहिद ये एक बात थी जो हानम के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बाज़ बनी, वरना अगर देखा जाए कि आर्यन ने इज़हार नहीं किया तो हानम ने कौन सा कर लिया था। अगर उसे सबसे ज़्यादा दुख था तो सिर्फ इसी बात पर था कि आर्यन ने एक बार भी उस पर भरोसा करते उसकी बात नहीं सुनी। "हानम, मैं मजबूर था, अपनी वफादारी के आगे मैं अपनी मोहब्बत को रोक रहा था, ऐसे में तुम्हें यकीन नहीं करवा सकता था।" आर्यन ने अपने हक में थोड़ी सी सफाई दी, जबकि वो जानता था गलती उसकी है। वो एक बार उसकी बात तो सुन लेता, फिर चाहे जवाबन कुछ भी कहता। "मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी को आर्यन, मगर आप एक बार मुझे बोल देते कि हानम मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अपना मकसद बताओ, तो क्या चला जाता आपका? इस वक्त आपके दिल में लगी जंग ने, आपके एक इनकार की वजह ने मेरे दिल के लाखों टुकड़े कर दिए।" हानम मसनूई बरहमी और नरूठेपन से बोली। उसके दिल ने तो आर्यन की बेवफाई को भी माफ़ कर दिया, मगर चालाक दिमाग उसके फैसले के मुसलसल इनकारी था। वो चाहती थी जितनी तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की थी उतना ही वो आर्यन को अब अपने तरीके से तड़पाए। आखिर क्राइम लेडी किसी को बख्शती नहीं है। "हानम, मेरी गलती है, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, एक बार तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो हानम, मुझसे गलती हो गई।" आर्यन ने हानम के दोनों हाथ पकड़े और उस पर अपना चेहरा रख लिया। उसके आंसू जो पहले से ही खामोश बह रहे थे वो अब हिचकियों की सूरत इख्तियार कर गए। मगर आर्यन को इस तरह रोते देख हानम का तो दिल ही डूब गया। बेवफाई की कोई माफ़ी नहीं होती। हानम ने जिन जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कहा तो आर्यन ने उसके हाथों से अपना चेहरा उठाकर भीगे नकोशे से उसकी जानिब देखा।
حانم کی یہ باتیں آریان کا دل چیرنے لگی۔ اس کی حانم واقعی ناراض ہو گئی تھی اور ناراض ہونا بھی بنتا تھا۔ حانم پلیز ایسے مت بولو، مجھے معاف کر دو، اپنے آریان کو معاف کر دو۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے آریان نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی، جبکہ حانم کا انداز اور چہرہ فارمل تھا، وہ بھی آریان کو تڑپانے کی پوری پلاننگ کر چکی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ اب حانم اسے کیسے معاف کرے گی اور کتنا تڑپائے گی اور آگے کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔